डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 51 नमिता नायक। साहिल ने गाना खत्म किया तो सबने साथ में चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे। प्रज्ञा, जो इस सब को देख शॉक में थी, उन सबके चिल्लाने से होश में आए और उसके होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो साहिल को देखने लगी जो वहीं पास खड़ा था। वो उसके पास गई और थोड़े रुंधे स्वर से बोली, शुक्रिया साहिल जी इस बड़े से सरप्राइज के लिए। प्रज्ञा के रुंधे स्वर और उसके आंखों में आए नमी को देख बोला, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, पर आप ठीक तो है ना, आपके आंखों में नमी। साहिल की बात सुन प्रज्ञा मुस्कुरा दी और अपने आंखों में पोंछ कर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी सब उसके पास आए और प्रज्ञा उन सबको देखने लगी तो सरिता जी उसके पास आए और प्रज्ञा का सिर सहलाते हुए बोली, आज हमारी बहू का यहाँ पर पहला बर्थडे, इसलिए अच्छे से एंजॉय कीजिए। फिर हर्ष जी ने भी उसे विश किया और ऐसे ही सबने उसे बधाई दी और साथ ही प्रज्ञा का परिवार भी आया था। सबको देख प्रज्ञा बहुत ही खुश थी। फिर सरिता जी उसे एक बॉक्स देते हुए बोली, बेटी इसमें आपका तोहफा है और साथ ही आज के लिए आउटफिट। ये बोल वो मुस्कुरा दी तो प्रज्ञा ने उस बॉक्स लेकर उन्हें गले लगाया और थैंक्स बोला, उसे पहनने के लिए ऊपर चली गई। इसी के साथ पार्टी के लिए सब तैयार थे और कुछ ही देर में मेहमान भी आना शुरू हो गए थे। कुछ ही देर में किसी की पायल की आवाज आई जिसे सुन सबकी नजर सीढ़ियों की तरफ चली गई और साहिल की नजर वहां पड़ते ही कुछ वक्त तक देखता ही रह गया। सीढ़ियों से प्रज्ञा एक पिंक साड़ी पहने, खानों में छोटे से पिंक डायमंड के इयरिंग्स और गले में एक नेकलेस जिसमें वो परी से कम नहीं लग रही थी। प्रज्ञा नीचे आई तो सब उसके पास आए और उसकी तारीफ करने लगे, पर आज पहली बार प्रज्ञा की नजर किसी वजह से झुके हुए थे। तभी साहिल भी उसके पास आया और धीरे से प्रज्ञा के खानों के करीब आकर बोला, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं आप। साहिल के ऐसे करीब आने से उसके सांसें उसके गर्दन पर महसूस हुए जिससे वो सिहर गई और उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ गई। इसके बाद पार्टी शुरू हुई और वहां पर केक लाया गया। केक के आते ही प्रज्ञा को केक के पास खड़ा कर उसे काटने को बोला तो वो साहिल को देख बोली, क्या आप भी मेरे साथ केक काटेंगे। प्रज्ञा की बात सुन साहिल उसे देखने लगा और वो कुछ याद करने लगा। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया तो दोनों ने मिलकर केक काटा। केक कटिंग के बाद प्रज्ञा अपने और साहिल के परिवार को केक खिलाकर और सबसे गिफ्ट लिया। तभी साहिल बोलो, प्रज्ञा हम आपका गिफ्ट बाद में दे सकते हैं क्या। साहिल को ऐसे पूछते देख मुस्कुरा दी, फिर हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद सॉन्ग्स बजने लगे और सभी डांस में बजी हो गए। फिर कुछ देर में हरीश और विक्रांत दोनों स्टेज पर आकर खड़े हो गए। फिर हरीश बोला, गाइज आज हमारी भाभी का बर्थडे है। इसके बाद विक्रांत बोला, और साथ ही मेरी दोस्त की बीवी का भी। फिर दोनों साथ में बोले, तो क्यों ना ये हम दोनों की भाभी आज हमारे भाई साहिल के साथ एक डांस करें, क्या कहती है जनता। हरीश और विक्रांत की बात सुन सबने हूटिंग की तो विक्रांत और हरीश ने प्रज्ञा का हाथ पकड़ा, फिर उसे हॉल के बीच में खड़ा कर चले गए। ताज न पूछे तख्त न पूछे और न पूछे जात, इश्क दास हुआ जद गड़ जावे। दिल से निकले आंचुनिया सारी करे बुराई, फिर भी राजी रहे खुदाई। दिल वालों की यही कमाई, कहंदे ने हर बार यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, हो पढ़नी इश्क पढ़ाए आपे। इस दी न कोई किताब, दिल लगाया यार से, ते की करना है हिसाब। हो पढ़नी इश्क पढ़ाए आपे। इस दी ना कोई किताब, दिल लगाया यार से, ते की करना है हिसाब। इश्क ता घर बार बुलावे, रात दिन कहीं चैन ना आवे। दिल नू बस यही बात सातवे, कदी भूल ना जावे यार, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा। ओ, प्रज्ञा आज पहली बार गाना गाते हुए उसकी नजर साहिल पर थी और साहिल भी उसे देखते हुए उसके आवाज में खो गया था। गहरा दरिया इश्क दा, अस्सी जानाए उस पार, औथे साडा यार सी। जिदा करनाए दीदार, हो गहरा दरिया इश्क दा, अस्सी जानाए उस पार, औथे साडा यार सी। जिदा करनाए दीदार, दुनिया सारी खोटी लग दी। इश्क दे अगे छोटी लग दी, यार दी सूरत चोखी लग दी। दिल के हंदा हर बार, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा, यार दावा यार दुआ। इश्क दी जद लग जाए हवा। गाना खत्म हुआ तो प्रज्ञा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से थैंक्स बोल साहिल के पास जाकर खड़ी हो गई। वही प्रज्ञा को ऐसे साहिल के नजदीक जाकर खड़े होते देख गणेश कुछ सोचने लगा। इसके बाद फिर मेहमान गानों पर डांस करने लगे और इधर चांदनी ये सब एक कोने में खड़ी होकर देखे जा रही थी। वही कुछ देर बाद नायक परिवार के विला के सामने एक का आकर खड़ी हुई और उससे एक 30 से 35 साल की आसपास की लड़की और उसके साथ उससे कुछ 2 साल बड़ा लड़का निकले। साथ ही उस लड़के के गोद में एक 5 साल का बच्चा भी था जो दिखने में उस लड़के की तरह दिख रहा था। वो दोनों बाहर आए और उस घर को देखने लगे। वही उस लड़की की आंखों में आंसू था जिसे देख वो लड़का बोला, नमी तुझे याद है ना, तूने क्या फैसला किया था, इसलिए इसे हिम्मत से करो। उस लड़के की बात सुन वो लड़की नमी मुस्कुरा दी और बोली, सही कहा आपने, अब हम आंसू नहीं बहाएंगे।
ये बोल उसने अपना आंसू पोंछ घर के अंदर बढ़ गई। वही अंदर सब पार्टी एंजॉय कर रहे थे, सब डांस एंजॉय कर रहे थे कि तभी घर का मैं दूर खुला तो वहां से दो लोग अंदर आए, जिसे सब देखने के लिए मुड़े तो सब हैरान थे क्योंकि उनके सामने एक लड़की और लड़के खड़े थे। पर वो लड़की दिखने में बिल्कुल सरिता जी की हमशक्ल लग रही थी, जिसे देख सब हैरान थे। वही नायक परिवार सबसे ज्यादा हैरान था। तभी वो लड़की जो सरिता जी की हमशक्ल लग रही थी वो नायक परिवार के पास आई। फिर सरिता जी और हर्ष जी को गले लगाकर बोली, हम हैं मां नमिता नायक, हम आ गए। ये नाम सुनते ही नायक परिवार में हरीश को छोड़ सब हैरान हो गए। एपिसोड 52 डार्क फीनिक्स। सब नमिता को हैरान भरी नजरों से देखे जा रहे थे। वही नमिता बस सरिता जी को गले लगाए खड़ी थी और उसकी आंखें थोड़ी सी नमी थी। सब हैरानी से खड़े थे। वही प्रज्ञा और गणेश कंफ्यूज्ड होकर खड़े थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी साहिल अपने होश में आए और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी दीदी तो। ये बोल वो अचानक चुप हुआ और सब उसकी बात से होश में आए। फिर सरिता जी ने नमिता को खुद से दूर किया और उसे देखने लगी। नमिता जो अब तक थोड़ी भावुक थी वो अब खुद को संभाल साहिल को देख बोली, हाँ साहिल तुमने सही कहा, मैं इस दुनिया के लिए मर गई थी पर सच तो कुछ और ही है। नमिता की बात सुन सब उसे देखने लगे तो नमिता बोली, साहिल ये हमारे घर का मामला, इसलिए हम चाहते हैं कि यह बातें हम सबके बीच रहे, इसलिए पहले मेहमानों को जाने देते हैं, इसके बाद हम सब बताएंगे। नमिता की बात सबको सही लगा, इसलिए जल्द ही पार्टी खत्म किया गया, जिसके बाद सब अपने कपड़ों को बदल हॉल में आकर सोफे पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद नमिता ने हर्ष जी को देख बोली, पापा आप तो जानते हैं कि मेरा एक्सीडेंट असल में किसी की साजिश थी। नमिता की बात सुन हर्ष जी एक पल के लिए हैरान हो गए, पर फिर खुद को शांत कर हाँ में सिर हिलाया तो नमिता बोली, पापा आपको ये भी पता होगा कि ये साजिश किस वजह से किया गया था। नमिता की बात पर हर्ष जी ने फिर अपना सिर हिलाया तो नमिता बोली, पापा जब आपको पता था तो क्यों आज भी उस जमीन को साहिल के नाम पर रखा है। नमिता की बात सुन हर्ष जी उसे आंखें बढ़ाकर देखने लगे तो नमिता बोली, पापा उस वक्त वो जमीन मेरे नाम पर था तो मुझे मरने की कोशिश की गई और इसके बाद भी आपने उस जमीन को साहिल के नाम पर रखा, अगर उसे कुछ हुआ तो। नमिता की बात सुन हर्ष जी ने एक गहरी सांस ली और बोले, मतलब आप सच में हमारी गुड़िया हैं, क्योंकि इस सब में एक ही चीज है जो कोई नहीं जानता कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट उस जमीन की वजह से हुआ था। हर्ष की बात पर नमिता ने भरे गले से बोली, पापा मुझे मेरी सच्चाई किसी के सामने आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमारे परिवार को कभी कुछ ना हो इसका ख्याल रखना है। नमिता की बात सुन हर्ष जी ने कहा, गुड़िया अभी के लिए ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। फिर थोड़े रूंधे स्वर में बोले, आज आप इतने सालों बाद हमें मिले हैं, हम सब आपको जी भर के देख तो लें। वो इतना ही बोले थे कि सरिता जी की मायूस आवाज सबको सुनाई दी, बेटी अगर आप जिंदा थी तो आप वापस क्यों नहीं आई। सरिता जी की बात सुन नमिता ने अपने आंखें झुका ली और बोली, सॉरी माँ, पर उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। नमिता की इस बात को सुन साहिल बोला, दीदी पर ऐसा क्या हुआ जो आप हम सबके पास आ नहीं सकी। साहिल की बात पर नमिता ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो इसलिए क्योंकि जिन्होंने हमारे काका एक्सीडेंट किया उसके हिसाब से अगर मैं मर जाती तो वो ट्रस्ट पर चला जाएगा, पर एक बात ये थी कि वो ट्रस्ट खुद गुप्ता परिवार का था। फिर वो विक्रांत को देख बोली, ये हमारे परिवार के दोस्त भी थे जिस वजह से हम ले सकते थे, पर अगर मैं उसी वक्त वापस आती तो वो फिर मेरे नाम पर हो जाता और फिर से हमारे परिवार खतरे में पड़ गया होता। फिर वो मुस्कुराकर साहिल को देख बोली, सिर्फ यही नहीं, अगर हम आना भी चाहते तो भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि मैं उस एक्सीडेंट के बाद 6 साल तक कोमा में थी और जब मुझे होश आया मुझे पता चला था कि वो एक्सीडेंट क्यों हुआ था, जिसके बाद हमने भी आपके जो जमीन के पेपर्स थे उसमें कुछ चेंजेस करवाया, जिसमें ऐसा था कि जब तक आपकी शादी होकर बच्चे नहीं होंगे तब तक कोई भी उस जमीन को आपसे ले नहीं सकता, और आप मर भी जाएं तो ये आपकी पत्नी या भाई का हो जाता और उनके लिए भी यही शर्तें लागू होती। नमिता की इन सारी बात को सुन सब हैरानी से उसे देखे जा रहे थे। इस सब के बाद नायक परिवार नमिता से गले लगाकर मिले और हरीश जो अपनी बड़ी बहन से पहली बार मिला था वो भी बहुत खुश था एक बड़ी बहन पाकर। इसके बाद नमिता ने अपने साथ आए लड़के और छोटे बच्चे से मिलवाते हुए बोली, आप सब मिलिए मेरे पति तरुण और मेरा बेटे नवीन से। नमिता की बात सुन सब थोड़े हैरान थे पर सब खुश थे कि नमिता वापस घर आ गई थी। फिर साहिल ने प्रज्ञा, गणेश और रमन को नमिता से मिलवाया। प्रज्ञा को देख नमिता मुस्कुरा दी और उसके सिर पर हाथ रख बोली, बहुत ही प्यारी बीवी मिली है, मेरे भाई के लिए हमेशा खुश रहना। नमिता की बात पर प्रज्ञा मुस्कुरा दी और सब थोड़ी देर एक दूसरे से मिल थोड़ी देर बात कर नमिता, तरुण और नवीन को रेस्ट करने के लिए नमिता का बचपन का कमरा दिया गया, जिसे महीने में एक बार साफ किया जाता था और इत्तेफाक से 2 दिन पहले ही सरिता जी ने उसे साफ करवाया था। कुछ देर बाद साहिल टेरेस पर खड़ा था और आसमान को देखे जा रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा तो उसने फोन उठाया। उसके फोन उठाने पर दूसरी तरफ से आवाज आई, बॉस हमें वो शख्स मिल गया है पर वो अपना मुंह नहीं खोल रहा है। ये सुन साहिल ने गहरी आवाज में बोला, ठीक है उसकी और खातिरदारी करो, हम कल आकर देखते हैं। इस पर उस तरफ से हाँ का जवाब आया और फोन कट गया, जिसके बाद साहिल आसमान की तरफ देखते हुए बोला, लगता है इन सबको याद दिलाना होगा कि मैं कौन हूँ। वही इंडिया से मिलो दूर न्यूयॉर्क में एक बड़े से बिल्डिंग के आखिरी माले के केबिन के अंदर लगे खांची के खिड़की के सामने ब्लू टैक्सीडो पहने एक लड़का खड़ा बाहर का नजारा देख रहा था। वो देख रहा था कि तभी उसके पॉकेट में रखा फोन रिंग हुआ तो उसने अपने पॉकेट से फोन लेकर उठाया। उसके उठाने पर दूसरी तरफ से एक लड़की की रौबदार आवाज आई, कैसे हो तुम और सब काम कैसा चल रहा है। उस लड़की की बात को सुन ये लड़का बोला, अब डार्क फीनिक्स के लोगों को और काम को कोई नुकसान पहुंचा सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक, इसलिए चिंता मत कीजिए। एपिसोड 53 भाभी और ननद के रिश्ते। उस लड़के की बात पर दूसरी तरफ की लड़की सर्द आवाज में बोली, बोलो मत कि अभी सब जानते हैं कि डार्क फीनिक्स वहां नहीं है और इसी वक्त का इंतजार हमारे दुश्मन कर रहे होते हैं।
उस लड़की की बात सुन ये लड़का थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, जी हम जानते हैं और कहीं ना कहीं आपके ना होने का फायदा ये लोग उठाना शुरू भी कर दिया है। उस लड़के की बात सुन वो लड़की जो कोई और नहीं बल्कि डार्क फीनिक्स थी वो बोली, अच्छा तो हमारे वहां ना होने का फायदा उठाया जा रहे हैं तो चलो कुछ दिनों में आकर सबको एक सरप्राइज विजिट देते हैं। डार्क फीनिक्स की बात सुन वो लड़का बोला, ठीक है आप आने से पहले हमें बता दीजिएगा हम आपको लेने आ जाएंगे। इसके बाद वो दोनों कुछ देर बात किया फिर दोनों तरफ से कॉल कट गया जिसके बाद वो लड़का बाहर देखते हुए खुद से बोला, पीएसजे द डार्क फीनिक्स को कोई ललकार ले तो वो इस बिजनेस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा। इधर इंडिया में रंजीत अपने घर में बैठा था और वो कुछ सोचे जा रहा था कि तभी उसके पास एक आदमी भागते हुए आया और हाफते हुए बोला, मालिक वो जिंदा, लड़की जिंदा। रंजीत जो अभी अच्छे मूड में नहीं था उसके आदमी के इसे बात करने पर इरिटेट हुआ और गुस्से में बोला, अरे ओ पागल अगर बोलना है ना तो सही बता वरना दफा हो यहाँ से। रंजीत के डांट से वो आदमी अचानक चुप हुआ फिर सही से सांस लेकर बोला, मालिक हमें एक बहुत ही बड़ी और बुरी खबर मिली है। ये सुन रंजीत का मुंह बन गया और बोला, अब कौन सा पहाड़ टूट गया और तुम लोग कभी अच्छी खबर लेकर आ सकते हो क्या। रंजीत के इसे पूछने पर वो आदमी चुप हो गया तो रंजीत ने थोड़े गुस्से में कहा, अब लाए हो तो सुना ही दो क्या है बुरी खबर। ये सुन वो आदमी थोड़ा घबराते हुए बोला, मालिक हमें पता चला है कि सालों पहले नायक परिवार के जिस बेटी को उस जमीन के मार दिया गया था वो अभी भी जिंदा है। रंजीत जो अब तक शांति से सुन रहा था वो ये सुन कि नायक परिवार के जिस बेटी को उस जमीन के मार दिया गया था वो अभी भी जिंदा है, वो हैरानी से खड़ा हो गया। फिर वो उस आदमी को देख तेज आवाज में बोला, क्या कहा तुमने, वो नायक परिवार की बड़ी बेटी जिंदा है। रंजीत की बात पर उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया तो रंजीत की आंखें फैल गई। वो हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है, उस लड़की का तो एक्सीडेंट करवाने के बाद का को भी उड़ा दिया था। रंजीत के सवाल पर वो आदमी बोला, मालिक पता नहीं कैसे पर पता चल है कि कल रात को ही वो अपने घर वापस आई हैं। उस आदमी के बातों को सुन रंजीत कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है इसके बारे में हम सोचते हैं तुम अब जा सकते हो। उस आदमी के जाने के बाद रंजीत सोचते हुए खुद में बोला, ये हो क्या रहा है, जिसे मौत दिया था वो आज जिंदा वापस आ गई है, पहले ही उस सहल से जमीन को छीन नहीं पा रहे थे कि अब ये भी वापस आ गई। वो कुछ सोच अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया, कुछ देर रिंग हुआ और उस तरफ से फोन उठा तो रंजीत बोला, भाई एक बहुत बड़ा खतरा वापस आया है। रंजीत की बात सुन दूसरी तरफ से उसके भाई बोला, ऐसा कौन सा मुश्किल आया है जो तू ऐसे बता रहा है। उसके भाई के पूछने पर रंजीत बोला, भाई आपको याद है वो लड़की जिसे सरकार ने एक्सीडेंट करवाकर मार दिया था वो अभी भी जिंदा है। रंजीत की बात सुन दूसरी तरफ पहले शांति थी फिर उसके भाई थोड़े हैरान होते हुए बोले, क्या ये कैसे हो सकता है, उसे तो सरकार ने खत्म कर दिया था। फिर वो कुछ सोच बोला, साथ ही हम सब ने देखा था कि कैसे वो पूरा का जलकर ब्लास्ट हुआ था जिसके बाद ही तो हम वहां से गए थे। अपने भाई की बात सुन रंजीत बोला, हाँ भाई ये बात तो हम भी जानते हैं पर अब जो पता चला है उस हिसाब से तो ये सच है। रंजीत की बात पर उसके भाई कुछ सोच बोला, एक काम करो तुम इसका सही से पता लगाओ, हम सरकार से बात करते हैं और अगर तुम्हारी बात सच है तो आगे क्या करना है उनसे पूछकर बताते हैं। इसके बाद दोनों तरफ से फोन कट गया और रंजीत अपने काम के लिए बाहर निकल गया। शाम का वक्त नायक परिवार के विला में आज हरीश नमिता को पूरा विला घुमा रहा था और सरिता जी अपने पोते नवीन के साथ खेल रही थी। हरीश ने नमिता को पूरा विला घुमाने के बाद उसके साथ सोफे पर बैठ गए जहां प्रज्ञा बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। हरीश उसे काम करते देख बोला, भाभी आप बिजी हैं क्या। हरीश के सवाल पर प्रज्ञा बोली, नहीं तो क्यों हरीश, कुछ काम था क्या जो आप ऐसे पूछ रहे हैं। प्रज्ञा की बात पर हरीश अपना सिर खुजाते हुए बोला, वो कोई काम तो नहीं था पर। वो ये बोल रुक गया तो ये देख प्रज्ञा उसे देखने लगी फिर कुछ सोच मुस्कुरा दी और बोली, कोई इंटरनेशनल का रेस चल रहा है क्या। प्रज्ञा की बात सुन हरीश एक पल के लिए हैरान हो गया फिर खुश होते हुए बोला, वाह भाभी आपको तो मेरी मन की बात पता चल गई। हरीश की बात सुन प्रज्ञा मुस्कुरा कर बोली, हाँ कैसे नहीं जानते, जबकि हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देवर जी को कार रेस से कितना लगाव है। प्रज्ञा की बात पर हरीश मुस्कुरा दिया फिर उसने टीवी ऑन कर दिया और कार रेस देखने लगा और प्रज्ञा भी उसके साथ देखने लगी। वो दोनों देख रहे थे और हरीश उसमें ही खो गया था जिसे देख नमिता ने कुछ सोच प्रज्ञा से बोली, वैसे प्रज्ञा भाभी आपसे कुछ पूछ सकते हैं। नमिता को इतना इजाजत देते देख प्रज्ञा थोड़ी अजीब महसूस करने लगी और बोली, दीदी आप हमसे बड़ी हैं तो भाभी कहने की जरूरत नहीं है और आप जो चाहे वो पूछ सकती हैं। प्रज्ञा की बात सुन नमिता मुस्कुरा दी फिर वो प्रज्ञा से उसके और उसके परिवार के बारे में पूछी और ऐसे ही दोनों बात करने लगे। वो दोनों एक दूसरे बात करते हुए एक दूसरे को जानने लगे और वही साहिल और हरीश जो अभी वहीं पर थे वो इन दोनों को एक दूसरे से इतने अच्छे से बात करते देख मुस्कुरा दिए। साथ ही गणेश ने भी ये देखा और अपने मन में बोला, अच्छी बात है कि चाहे जो भी हो सबके साथ प्रज्ञा अच्छे रिश्ते बना रही है, अब उनके साथ भी अच्छे रिश्ते बन जाएं। एपिसोड 54 यामिनी का एक्टिंग। प्रज्ञा और नमिता बातों में बिजी हो गए, वही सरिता जी और हर्ष जी नवीन के साथ खेल रहे थे और हरीश का रेस देखने में बिजी था। वही साहिल अपने कमरे में काम में बिजी था कि तभी उसका फोन बजा और दूसरी तरफ से अभी की आवाज आई, सर कल जो मीटिंग सोचा था हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए उसका क्या करें। अभी की बात सुन साहिल सोचने लगा फिर बोला, हम एक बार रमन जी से पूछकर बताते हैं। इसके बाद साहिल ने फोन कट किया और वहां से रमन के कमरे की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में आया तो उसने देखा कि रमन लैपटॉप में कुछ काम कर रहा थे जिसे देख साहिल बोला, रमन आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं तो इतना काम क्यों कर रहे हैं। साहिल को वहां देख और इसकी बातें सुन रमन मुस्कुरा दिया और बोला, अरे हम इतने भी घायल नहीं हैं कि थोड़ा बैठकर काम भी ना कर सके, वैसे आप यहाँ
रमन की बात पर साहिल भी मुस्कुरा दिया, फिर बोला, वो कल जो मीटिंग सोचा था हॉस्पिटल प्रोजेक्ट के लिए, उसका क्या करें यही पूछने आए थे। साहिल की बात सुन रमन कुछ सोचने लगा, फिर बोला, एक काम करते हैं, हम प्रज्ञा को बोलते हैं कि वो ये मीटिंग करे, वैसे वो भी थोड़ा बहुत इस प्रोजेक्ट के बारे में जानती हैं। रमन की बात सुन साहिल थोड़ा हैरान हुआ और बोला, क्या पर प्रज्ञा को इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला जब किसी ने उसे बताया ही नहीं था। साहिल के इस बात पर रमन बोला, वो इसलिए पता है क्योंकि जब वो मेरे लापता होने के बाद जब मुझे ढूंढना शुरू किया तब उसने ये सब पता लगाया था। रमन की बात सुन साहिल बोला, अच्छा पर सब कैसे पता चल सकता है, इतना सीक्रेटली रखा था। इस पर रमन थोड़ा हकलाते हुए बोला, वो जब उसे आधा अधूरा पता लगा तो प्रज्ञा ने मुझसे पूछा था तो। इसके बाद वो अचानक शांत हुआ तो साहिल उसे घूरने लगा, फिर वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है छोड़िए, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, और जैसा आपने कहा प्रज्ञा को उस मीटिंग के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद साहिल वहीं पर बैठकर रमन के साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लगा। वहीं दूसरी तरफ रंजीत अपने विला में बैठ एक फाइल को पढ़े जा रहा था और उसके चेहरे को देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे उस फाइल्स में लिखे शब्दों पर यकीन ना हो रहा हो। वो उस फाइल को ऐसे घूर रहा था जैसे उसके घूरने से कुछ अलग दिखने लगेगा। वो उस फाइल को देख रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा, पर रंजीत फाइल में इतना खो गया था कि उसे सुनाई ही नहीं दिया। फोन कट गया और फिर दोबारा बजा और इस बार रंजीत को रिंग सुनाई दी तो उसने फोन के स्क्रीन को देखा तो वहां पर उसके भाई का नाम फ्लैश हुआ तो उसने फोन उठाया। उसके फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसके भाई ने कहा, सरकार भी कॉल में ज्वाइन होने वाले हैं, इसलिए सावधान रहना। रंजीत अपने भाई की बात को सुन हाँ बोला, जिसके बाद कोई और कॉल में ज्वाइन हुआ और उसकी खड़क आवाज आई, रंजीत क्या ये सच है कि वो नायक परिवार की बड़ी बेटी जिंदा है। सरकार के सवाल पर रंजीत बोला, जी सरकार ये सच है, क्योंकि हमने भी इसका पता लगाया है और पता चला है कि जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो वो उस गाड़ी से नीचे गिर गई थी और वो कुछ साल तक कोमा में भी थी। रंजीत की बात सुन दूसरी तरफ कुछ देर तक सन्नाटा था, जिसके बाद सरकार बोला, ठीक है तो एक काम करो, उस लड़की पर एक नज़र बनाए रखो, हम सोचते हैं कि उसका क्या करना है। सरकार की बात सुन रंजीत ने हाँ बोला, फिर कुछ बात कर फोन कट गया और रंजीत फोन करते ही रंजीत ने एक गहरी सांस ली और फोन को एकटक देखने लगा। अगली सुबह सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वही सरिता जी और प्रज्ञा मिलकर सबको खाना सर्व कर रहे थे। वो सब खाना खा रहे थे कि तभी वहां पर किसी लड़की की आवाज आई, साहिल तुम कहाँ हो, एक जरूरी बात करनी है। उस आवाज को सुन सरिता जी और हर्ष जी को छोड़ सबका मुंह बन गया। वही नमिता और तरुण बस उस लड़की और नायक परिवार के लोगों को देखने लगी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि यामिनी थी, जो साहिल के परिवार में हुए बदलाव के बारे में सुना गई थी। वो बिना कुछ पूछे सीधा बैठने आए और कुर्सी पर बैठी तो वो अचानक से धड़ाम से नीचे गिर गई, जिसे देख हरीश और प्रज्ञा को छोड़ सब यामिनी को थोड़े हैरान होकर देखने लगे। यामिनी के ऐसे गिरने से उसे उसके कमर पर बहुत ही तेज दर्द हुआ, पर कोई घाव नहीं हुआ था। फिर भी यामिनी अपने दर्द का फायदा उठाया और बोली, मेरी कमर, लगता है मुझे चोट लग गई। ये बोल वो अचानक थोड़े जोर से रोने लगी और उसे ऐसे देख साहिल को थोड़ा बुरा लगा, इसलिए उसने यामिनी को सहारा देकर उठाया और उसे चेयर पर बिठा दिया। साहिल को मदद करते देख यामिनी बहुत खुश हो गई और वो साहिल के हाथ को पकड़ रोते हुए बोली, साहिल मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और प्रज्ञा जी ने क्यों मुझे ऐसे गिरा दिया। सब जो अभी तक बस उसके इस ड्रामे को देख रहे थे यामिनी को ऐसे प्रज्ञा के ऊपर इल्जाम लगाते देख हैरान हो गए और उसे घूरने लगे। वही जब साहिल ने ये सुना तो वो भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने देखा था कि प्रज्ञा कभी भी किसी को चोट नहीं पहुंचाती थी। वही जब प्रज्ञा ने ये सुना तो वो हैरानी के साथ गुस्सा भी आया और वो थोड़े गुस्से में ही बोली, क्या मैंने आपको गिराया, पर कब, क्योंकि जब आप गिरी थी तब मैं तो आपके नहीं बल्कि साहिल जी के बगल में थी। फिर वो उसे खुद को दिखाते हुए बोली, अगर मैंने आपको गिराने के लिए उस चेयर को हटाया होता तो मैं आपके चेयर के पास होती, ना कि साहिल जी के चेयर के पास। एपिसोड 55 प्रज्ञा और साहिल की बिजनेस मीटिंग। यामिनी के इस नाटक से अब सबको उस पर गुस्सा आ रहा था और आज पहली बार साहिल को भी यामिनी के इस हरकत से गुस्सा आ रहा था। साहिल ने एक गहरी सांस ली और बोला, यामिनी तुम्हें नहीं लगता कि इसमें प्रज्ञा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत वक्त से यहीं पर खड़ी है और तुम तो मुझसे और उससे इतनी दूर हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रज्ञा ने तुम्हें गिराया। साहिल की बात सुन यामिनी अचानक खामोश हो गई, क्योंकि आज पहली बार साहिल ने उसे छोड़ किसी और का साथ दिया था। वही साहिल की बात सुन सबके साथ प्रज्ञा के दिल को भी एक अजीब सी राहत मिली और वो अपने मन में बहुत ही खुश हो गई, पर उसने उस खुशी को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। इसके बाद यामिनी 1 मिनट तक साहिल को देखी, फिर बिना कुछ कहे वहां से जल्दबाजी में घर से बाहर चली गई। यामिनी को इसे भागता देख हरीश और विक्रांत को हंसी आ रही थी, पर उन्होंने उसे अंदर रोक लिया। वही प्रज्ञा ने नामे सिर हिलाया, फिर सबको देख खाना खाने बोल वो वहां से किचन की तरफ चली गई। वही नमिता, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था कि वो यामिनी को एकटक घूरे जा रही थी और अभी भी किसी गहरी सोच में घूम थी। वो सोच ही रही थी कि तभी तरुण ने नमिता को खोया हुआ देख बुलाया, पर नमिता तो अपने सोच में इतनी घूम थी कि उसे तरुण की आवाज भी सुनाई नहीं दी। नमिता को इतने घेरे सोच में देख तरुण ने नमिता को कंधे से हिलाया तो नमिता जो सोच में घूम थी वो होश में आई और तरुण को सामने देख बोली, क्या कुछ कहा आपने। नमिता की बात सुन तरुण गौर से नमिता को देखने लगा तो नमिता बोली, अरे क्या हुआ, आप मुझे ऐसे घूर घूर क्यों देख रहे हैं। नमिता की बात पर तरुण उसे शक से देखते हुए बोला, कुछ हुआ है क्या जो तुम ऐसे इतने गहराई से सोचे जा रही हो, वो भी इतना कि किसी के बुलाने पर भी सुनाई नहीं दिया। तरुण की बात सुन नमिता कुछ सोचते हुए बोली, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो लड़की अभी आई थी वो थोड़ी जानी पहचानी है, पर याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा है, और साथ ही मुझे ऐसा लगा कि मैंने उसे तब देखा था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था।
नमिता की बात सुन तरुण हैरान हुआ और उसे देखते हुए बोला, क्या तुमने उस लड़की को अपने एक्सीडेंट के वक्त देखा था? ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो तुमसे उम्र में छोटी है। तरुण की बात पर नमिता बोली, हाँ तरुण, हम जानते हैं और इसी वजह से हमने उस लड़की से कुछ पूछा नहीं और ना ही इसके बारे में किसी को बताया। इसके बाद नमिता ने एक गहरी सांस ली और बोली, छोड़िए, ये हो सकता है मेरा ही सोच है और हो सकता है कि ये वो ना हो। इसके बाद नमिता और तरुण अपने कमरे की तरफ चले गए और सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए। ऐसे ही पूरा दिन घर में ही काम करके निकल गया और रात को सब खाना खाकर अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। साहिल और प्रज्ञा भी अपने कमरे में आए और ड्रेस चेंज कर सोने के लिए बेड के पास आए और दोनों अपने साइड चले गए। वो दोनों बेड पर लेट गए और दोनों सीलिंग को घूरे जा रहे थे। तभी साहिल ने सीलिंग को देखते हुए बोला, प्रज्ञा, आपको रमन जी ने बता दिया होगा कि कल एक मीटिंग है प्रोजेक्ट का, तो आप उसे अटेंड कर रही है ना? साहिल की बात सुन प्रज्ञा ने सांस छोड़ी और बोली, वैसे तो इस प्रोजेक्ट में आने का मेरा कोई मन नहीं था, पर रमन की हालत की वजह से मैं इसे हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। प्रज्ञा की बात सुन साहिल उसे देखने लगा और अपने मन में थोड़ा अखरते हुए सोचा, वाह, क्या कहा है कि मन नहीं था और वो भी ऐसे कह रही है जैसे ये कोई वेस्ट हो। साहिल ये सोच ही रहा था कि तभी प्रज्ञा उसे उसके ख्यालों से बाहर लाते हुए बोली, हम ऑफिस तो आ जाएंगे पर उसके बाद वहां अंदर कैसे आए, क्योंकि मैं नहीं हूं वो जो मीटिंग के लिए आने वाले थे। प्रज्ञा की बात सुन साहिल ने बोला, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम अपने सेक्रेटरी यानी अभि को भेज दूंगा, वो तुम्हें मेरे पास लेकर आ जाएगा। साहिल की बात सुन प्रज्ञा ने हाँ में सिर हिला दिया, जिसके बाद कुछ देर बाद कर वो दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह सब उठे और गुप्ता परिवार अपने घर चले गए, साथ ही गणेश और धृति भी अपने अपने घर चले गए, जिसके बाद सब अपने अपने काम के लिए चले गए। प्रज्ञा ने साहिल को रेडी होकर आने का बोल साहिल को ऑफिस भेज दिया, जिसके बाद वो रमन के रूम की तरफ चली गई। कुछ देर बाद वो रमन के रूम से बाहर आए और अपने रूम की तरफ तैयार होने चली गई। 1 घंटे बाद साहिल के ऑफिस में वो सभी लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था और वो प्रज्ञा के आने का इंतजार कर रहा था। वो सब बैठे इंतजार कर ही रहे थे कि कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खुला तो बाहर से प्रज्ञा अंदर आए और वो आज हर दिन से कंप्लीट ऑपोजिट लग रही थी। प्रज्ञा ने आज एक येलो वर्क आउटफिट पहना था और एक पेंडेंट चेन और खानों में छोटे इयररिंग्स, जिसमें वो खयामत लग रही थी। प्रज्ञा के इस लुक को देख सारे एम्प्लॉय आंखें फाड़े बस उसे ही देखे जा रहे थे और साहिल तो जैसे प्रज्ञा में खो गया था। एपिसोड 56 जेके हॉस्पिटल। प्रज्ञा की आवाज सुन सब जो उसे देखने में लगे थे वो होश में आते हुए साहिल की तरफ देखते हैं, जो खुद अभी अभी होश में आया था। साहिल खुद को संभाल सभी स्टाफ्स को देख बोला, तो चलिए शुरू करते हैं। जिसके बाद मीटिंग शुरू हुई, जिसमें और सब प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, जहां सब इन्वेस्टमेंट पर लगाया पैसा, मटेरियल्स और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। ऐसे ही कुछ देर डिस्कस कर रहे थे कि तभी प्रज्ञा, जो अब तक सबके ओपिनियंस को बस सुन रही थी, वो बोली, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल्स के क्वालिटी का चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर वो एक फाइल को सबके पास खिसकाते हुए बोली, इसमें मैंने कुछ कंपनीज के नाम हैं जो मटेरियल्स के क्वालिटी में कभी भी चूकते नहीं हैं। फिर वो अपने चेयर से उठते हुए बोली, और कंस्ट्रक्शंस के काम के लिए पहले ही एक अच्छी आर्किटेक्ट और साथ ही लेबर्स का भी इंतजाम हो चुका है। प्रज्ञा की इन सारी बातों को सुन सब उसे देखने लगे, फिर सबने एक एक कर प्रज्ञा के दिए फाइल को पढ़ने लगे। कुछ देर तक वहां सन्नाटा था, फिर सबके पढ़ने के बाद प्रज्ञा ने कहा, तो बताइए इस पे आप सबका क्या ओपिनियन है? प्रज्ञा की बात सुन साहिल ने कहा, वैसे प्रज्ञा जी, आपसे पूछ सकते हैं कि आपने ये सब कब किया, क्योंकि आपको तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मिस्टर रमन ने कल ही बताया था। साहिल की बात सुन प्रज्ञा उसे देखने लगती है, फिर वो एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बोली, मिस्टर नायक, आपको पता नहीं होगा पर मुझे कोई भी काम आधा जानकर नहीं करती। प्रज्ञा की बात सुन साहिल उसे देखने लगता है और साथ ही उसे प्रज्ञा के इस नए अंदाज से हैरानी हो रही थी और वो प्रज्ञा को बस एकटक देखे जा रहा था। इसके बाद कुछ देर और थोड़े डिस्कशन के बाद मीटिंग खत्म होता है, जिसके बाद साहिल और प्रज्ञा ने एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। इसके बाद साहिल कुछ सोचो प्रज्ञा से बात करने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी प्रज्ञा का फोन बजता है, जिसे देख प्रज्ञा ने साहिल से चलते हैं बोल वहां से फोन में बात करते हुए लिफ्ट की तरफ चली गई। उसे जाते देख साहिल एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, इस लड़की को समझना बहुत ही मुश्किल है। जिसके बाद वो भी वहां से अपना काम करने चला गया। वही इधर नायक विला में सब अपने अपने काम में बिजी थे और वही चांदनी अपने कमरे में बैठ किसी से बात करते हुए बोलती है, आपको क्या लगता है मैं यहाँ गप्पे लड़ा रही हूँ? चांदनी की इस बात को सुन उस तरफ से एक आदमी की गुस्से भरी आवाज आती है, अच्छा तो तुम काम कर रही हो तो अभी तक उसके बारे में कुछ भी पता क्यों नहीं लगा पा रही हो? उस आदमी की इस बात को सुन चांदनी को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो जानती थी कि वो आदमी सच बोल रहा है और अब तक वो अपना काम नहीं कर पाई थी। जिसके बाद दूसरी तरफ से वो आदमी बोलता है, मुझे अब ज्यादा कुछ नहीं सुनना और जल्दी से उसके बारे में पता लगाओ। ये बोल वो आदमी दूसरी तरफ से फोन कट कर देता है, जिसके बाद चांदनी खुद से बोली, अब मुझे जल्द ही उसका पता लगाना पड़ेगा। वही शाम के सबके घर आने के बाद प्रज्ञा कुछ सोच हर्ष जी के पास जाकर उनसे बोली, पापा मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्रज्ञा की बात सुन हर्ष जी उसे बोलने के लिए कहा तो प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली और बोली, पापा वो मुझे ना काम के सिलसिले पर अमेरिका जाना था। प्रज्ञा की बात सुन सरिता जी और नमिता जो वहीं पर थे वो दोनों चौंकते हुए बोले, क्या अमेरिका? सरिता जी और नमिता को ऐसे चौंकते देख प्रज्ञा बोली, आप ऐसे चौंक क्यों रहे हैं, अब बिजनेस करते वक्त एक एक बार बाहर जाकर मीटिंग करते हैं। प्रज्ञा की बात सुन हर्ष जी बोले, आप सही बोल रहे हैं बेटी, पर आज से पहले आप इतनी दूर नहीं गई हैं तो बस इसलिए ये दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। जिसके बाद हर्ष जी बोले, पर आपने भी सही कहा बेटा कि बिजनेस वर्ल्ड में ये सब कॉमन है और हम साहिल को बताते हैं वो आपके साथ आएगा।
हर्ष जी की बात सुन प्रज्ञा एक पल के लिए स्तब्ध हो जाती है, फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोली, पापा उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम काम के लिए जा रहे हैं, तो साहिल जी वहां आकर क्या करेंगे। प्रज्ञा की बात सुन सरिता जी बोली, नहीं बेटी, हम आपको ऐसे अकेले अमेरिका नहीं भेज सकते, अगर आपको कुछ हुआ तो। सरिता जी की बात सुन प्रज्ञा उनके पास गई और सरिता जी के हाथ को पकड़ बोली, माँ हम जानते हैं कि आपको मेरी फिक्र है, पर आप ही सोचें मेरे काम के जगह पर वो क्या करेंगे जबकि वो खुद भी इतने बिजी हैं। प्रज्ञा की बात पर सरिता जी कुछ बोलने को हुई तो प्रज्ञा बोली, माँ आप मेरी चिंता मत कीजिए क्योंकि ये मेरी पहली बार नहीं है बाहर अकेले जाना। इसके बाद भी सरिता जी मान नहीं रही थी और प्रज्ञा उन्हें कुछ देर मानती रही, जिस वजह से कुछ देर में वो आखिरकार मान गई। जिसके बाद प्रज्ञा बहुत खुश हुई, जिसके बाद सरिता जी और नमिता सबके लिए खाना लगाने के लिए चले गए, वही हर्ष जी और प्रज्ञा अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। रात को सब खाना खाने के बाद सोने चले गए, वही साहिल और रमन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने लग गए। वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि तभी साहिल कुछ सोच रमन से पूछता है, वैसे रमन हमने अभी तक इस हॉस्पिटल का कोई नाम नहीं सोचा है। साहिल की बात सुन रमन बोलता है, सोचा है बस उसे रखना चाहिए या नहीं ये कंफर्म नहीं किया है। रमन की बात सुन साहिल हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या पर ये सब किया कब, तुमने हमें बताया भी नहीं, और क्या नाम सोचा है। साहिल के पूछने पर रमन हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है, जेके हॉस्पिटल और हमारे लिए जेकेएच प्रोजेक्ट। एपिसोड 57 बेचैनी। रमन की बात को साहिल उसे कंफ्यूजन में देखकर पूछता है, क्या जेकेएच प्रोजेक्ट, पर इसमें जेके का मतलब क्या है। साहिल के सवाल को सुन रमन के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आया और बोला, ये तो मैं अभी नहीं बता सकता तुम्हें, पर हाँ जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म होगा और ये हॉस्पिटल खड़ा होगा उस दिन इस पूरी दुनिया को पता चलेगा जेके का असली मतलब। रमन की बात सुन साहिल उसे देखने लगा और कुछ पूछने को हुआ तो रमन ने कहा, साहिल अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, बस इतना समझ लो कि जीतना ये प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए जरूरी है उससे कहीं गुना ज्यादा हमें है। रमन के ऐसे बोलने पर साहिल भी ठीक है बोल रमन को गुड नाइट बोल अपने कमरे में की तरफ चला गया। वही साहिल के वहां से जाने के बाद रमन कुछ सोचने लगता है, फिर वो खुद से बोलता है, साहिल जेके का असली मतलब तो मैं भी नहीं जानता, पर हाँ इस नाम को खुद तुम्हारी पत्नी प्रज्ञा ने रखा था जब उसने इस प्रोजेक्ट को लेकर दृढ़ निश्चय लिया था। फिर रमन एक गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं प्रज्ञा उन राजों को कब तक छुपा कर रखेगी। वो ये सोचते हुए कुछ अतीत की बातों को याद करते हुए बेड पर लेट गया और सोचते हुए कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। वही जब साहिल कमरे में आता है तो वो देखता है कि प्रज्ञा एक सूटकेस में अपना कपड़े पैक कर रही थी। ये देख उसे खाने के वक्त हर्ष जी की बताई बातें याद आई, जहां उन्होंने कहा था कि प्रज्ञा अपने काम के लिए कुछ दिन अमेरिका जा रही है। ये याद आते ही उसे थोड़ा अजीब सी दर्द महसूस होता है अपने दिल में, पर वो खुद को संभाल लेता है और फ्रेश होकर बेड पर आकर बैठ जाता है और प्रज्ञा को पैकिंग करते हुए देखता है। वही प्रज्ञा जो पैकिंग में बिजी थी, जब उसे खुद पर किसी के नजर महसूस होती है तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे बेड पर साहिल बैठा उसे ही देखे जा रहा था। ये देख प्रज्ञा बोली, क्या हुआ साहिल जी, कुछ चाहिए था क्या आपको। प्रज्ञा की बात सुन पहले तो साहिल ने कुछ नहीं कहा, फिर वो बोला, क्या आप कल ही अमेरिका जा रही हैं। साहिल का सवाल सुन प्रज्ञा उसे देखने लगी, फिर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, जी साहिल जी हम कल ही जा रहे हैं और आपको हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रज्ञा की बात सुन साहिल हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, हमें डर नहीं है, बस अब अचानक पता चला कि आप जा रही है तो बस इसीलिए पूछ लिया। साहिल की बात पर प्रज्ञा मुस्कुरा दी और बोली, जी बस अचानक से ही हमारे हायर मैनेजमेंट ने ये काम दे दिया तो जाना पड़ रहा है। इसके बाद प्रज्ञा फिर अपने पैकिंग में लग जाती है और साहिल बस बैठकर उसे देखे जा रहा था और फिर कुछ ही देर में उसने पैकिंग खत्म की, जिसके बाद दोनों ही सोने के बेड पर आकर लेट गए। लेटे हुए प्रज्ञा कुछ सोच में घूम थी, वही साहिल बस प्रज्ञा का कल जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था और उसी को सोचे जा रहा था और दोनों ही सोचते ही नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगली सुबह प्रज्ञा उठने के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसकी फ्लाइट करीब 9 बजे की थी, तो वो जल्दी से सब तैयार कर 7:30 बजे ही नाश्ता कर जाने के तैयार हो गई। वो सरिता जी, हर्ष जी से आशीर्वाद लेकर और हरीश से गले मिल वो साहिल के पास आती है और उसे देख वो मुस्कुरा कर बोली, साहिल जी आप अपना ख्याल रखें और साथ ही प्रोजेक्ट को अच्छे से करें। ये बोल प्रज्ञा ने साहिल को गले लगा लिया और आज पहली बार साहिल ने भी उसे गले लगाया और वो बोला, तुम भी अपना ख्याल रखना। जिसके बाद प्रज्ञा सबको बाय बोल साहिल के काम में बैठ गई, क्योंकि साहिल खुद ही उसे एयरपोर्ट ड्रॉप करने वाला था। फिर का वहां से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गई और कुछ ही देर में दोनों एयरपोर्ट चेक पॉइंट के पास खड़े थे। सब चेकिंग के बाद प्रज्ञा ने साहिल को गले लगाया और अचानक साहिल के गालों पर किस कर वहां से जल्दी से अंदर चली गई। वही साहिल हैरानी से अपने हाथ को अपने गालों पर रख उसे जाते हुए देखता रह गया। फिर साहिल होश में आते हुए खुद से बोला, इस लड़की को शर्म नहीं आती क्या। वो ये बोल उस तरफ देखने लगा जहां अभी अभी प्रज्ञा गई थी और साहिल के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर वो वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल गया और पूरे रास्ते वो प्रज्ञा के बारे में सोच रहा था और उसके होठों से वो छोटी सी मुस्कान जा ही नहीं रही थी। वही प्रज्ञा जो प्लेन के अंदर बैठ गई थी, अभी भी उसके गाल लाल थे और वो अपने हाथों को अपने सीने पर रख हाफ रही थी। फिर वो खुद को शांत कर खुद से बड़बड़ाते हुए बोली, पता नहीं क्यों आज मुझे उसके आंखों में मेरे लिए कुछ देखा था। फिर वो अपने होठों को छूते हुए बोली, और पता नहीं क्यों उसके आंखों में देख मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, साथ ही अब मुझे उसमें मेरे लिए एक नया एहसास दिखता है। इसके बाद वो खुद को शांत कर अपने आंखें बंद कर सिर सीट पर टिका लेती है और ऐसे ही किसी ख्याल में खो जाती है। वही शाम को साहिल जल्द ही घर आ जाता है, पर घर में भी उसे अकेला महसूस होता है। सच तो ये था कि उसे ऑफिस में काम करने का मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो घर जल्दी आ गया था।
पर घर में भी प्रज्ञा के बिना उसे चैन नहीं मिल रहा था और वो अपने कमरे के बालकनी में खड़ा चांद को देखे जा रहा था। वो चांद को एकटक देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ बोला, पता नहीं मुझे क्या हो गया पर प्लीज जल्दी वापस आ जाओ वरना किसे पता मैं पागल हो जाऊं। एपिसोड 58 डार्क फीनिक्स का कौन है। साहिल अपने बेचैन दिल के साथ आसमान की तरफ देखे जा रहा था कि तभी उसे चांद में प्रज्ञा का चेहरा दिखने लगता है जिसे देख वो बस उसे देखे जा रहा था। फिर वो चांद में दिख रहे प्रज्ञा के अक्स को देखते हुए बोला, अजीब है ये सब क्योंकि आज तक में मुझे किसी से भी इतना प्यार भी नहीं हुआ कि मैं उसके चेहरे को इस चांद में देखूं। और वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, पर तुम्हारी ये खूबसूरत चेहरा मुझे हर जगह दिखने लगा है और अब इस चांद में भी दिख रही हो। फिर वो कुछ सोचते हुए अचानक शायरी भरे अंदाज में बोलता है, प्यार ने ही दिया था धोखा, जिससे मैं गया था बिखर पर तेरे आने से कुछ तो हुआ था जिससे बिखरा हुआ मैं जुड़ने सा लगा। क्या है ये एहसास अब बता भी दे, इस एहसास में अब जीने भी दे, समझा दे इस दिल के हालात को हमें और कर दे इस बेचैनी को दूर हमसे। ये बोलते हुए उसके आंखों में एक अलग ही खशिश थी और पहली बार उसके आंखों में ना ही कोई धोखे का दर्द था और ना ही किसी से सच छुपाने की चिंता, पर साथ ही कहीं ना कहीं अभी भी उसके आंखों में अपने दिल के हालात और उसके वजह को सही से ना समझ पाने की दुविधा भी थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया से मिलो दूर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर प्राइवेट लैंडिंग एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट आकर लैंड करती है और उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड तैनात थे। ये सब देख बताया जा सकता था कि जो भी वहां लैंड हुआ है वो कोई बड़ी हस्ती होगी और बॉडीगार्ड से ये समझ आता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स होगा। उस जेट के लैंड होने के बाद उस जेट का दरवाजा खुलता है तो एक लड़की जो खतरनाक औरा के साथ दिल को मदहोश करने वाली फिगर और चेहरे पर एक रेड फीनिक्स डिजाइन की मास्क जिसमें से घने अंधेरे सी खाली आंखें दिख रही थी जिसमें हर कोई खो जाए। वो लड़की जेट से बाहर आई कि तभी एक आदमी उसके पास आकर उसके सामने झुककर बोला, बॉस सब तैयार है और अभी के लिए आपके रेस्ट करने के लिए बंगले तैयार कर दिया गया है। उस आदमी की बात सुन वो लड़की बस हाँ में सिर हिलाती है और वहीं थोड़े दूर पर खड़े लिंकन लिमोजीन की तरफ बढ़ जाती है और वो आदमी उस लड़की के पीछे पीछे वो भी उसी तरफ चला जाता है। उन दोनों के वहां पहुंचते ही ड्राइवर ने का दरवाजा खोला और वो लड़की बिना कुछ बोले अंदर बैठ जाती है और साथ ही वो आदमी ड्राइवर के बगल के पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है जिसके बाद वो का वहां से एयरपोर्ट के बाहर की तरफ चला जाता है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी में एक बड़े बिल्डिंग के अंदर आज भाग दौड़ हो रही थी और सब इधर से उधर भागते हुए एक नायक कर रहे थे। वहीं उसी बिल्डिंग के आखिरी फ्लोर के एक कैबिन में एक लड़का किसी क्लीनिंग स्टाफ को उस कैबिन की सफाई में गड़बड़ ना होने का देखने बोल रहा था। उस लड़के के बताने के अनुसार सभी क्लीनिंग स्टाफ उस कैबिन को पूरा साफ सुथरा कर देते हैं। वही वो लड़का उस कैबिन के पूरी तरह से साफ होने के बाद सभी क्लीनिंग स्टाफ को बाहर भेजकर कैबिन में रखे टेबल को खुद ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रख वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद उस बिल्डिंग के सामने उस कंपनी के सारे स्टाफ फॉर्मेशन बनाकर किसी का इंतजार करने लगे और ये देख ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंपॉर्टेंट शख्स आने वाला था। सब स्टाफ खड़े थे कि तभी एक ब्लैक लिंकन लिमोजीन जिसके आगे और पीछे करीब 10 और गाड़ी आ रहे थे। वो लिंकन लिमोजीन उस बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा हुआ तो उसका ड्राइवर जल्दी से उतरा और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो एक आदमी बाहर आया। उसके उतरते ही सब उसे देखने लगे। वही वो आदमी नीचे उतर का के बैक डोर ओपन कर अपना हाथ आगे बढ़ाया, पर किसी ने भी उसका हाथ नहीं पकड़ा बल्कि एक बूट्स पहने एक पैर का से बाहर आया जिसे देख वो आदमी का से दूर होकर खड़ा हो गया। और उस आदमी के दूर होते ही एक लड़की जिससे एक अलग ही रुतबा और अधिकार महसूस हो रहा था। उस लड़की के बाहर आते ही सारा स्टाफ एक साथ ग्रीट करते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बॉस। उन सब के ग्रीट करने पर उस लड़की ने बस अपने सिर को हाँ में हिलाकर उस बिल्डिंग के अंदर कदम रखती है। दो सामने से वही लड़का आता है जो कुछ देर पहले उस कैबिन में था। वो लड़का उस लड़की के पास आकर बोला, तो आप वापस आ ही गई डार्क फीनिक्स। उस लड़के की बात सुन उस लड़की ने अपने कोल्ड आवाज में बोली, जब सबको मेरा डर नहीं रहा तो उसे वापस दिखाने के लिए आना तो पड़ेगा ना। वो लड़की जो डार्क फीनिक्स थी उसकी बात सुन वो लड़का हाँ में सिर हिलाता है जिसके बाद वो लड़का डार्क फीनिक्स को अपने साथ लिफ्ट की तरफ लेकर चला जाता है। वही सारे स्टाफ्स डार्क फीनिक्स के वहां से जाते ही एक सुकून की सांस छोड़ते हैं और उनमें से एक न्यू इंटर्न सबके इस रिएक्शन को देख अपने कॉलीग से पूछता है, मैंडी वाई इज एवरीवन सो स्कैर्ड ऑफ आवर चेयरवुमन। उस लड़के की बात सुन वो लड़की मैंडी बोलती है, विशाल यू आर न्यू इन द सिटी राइट। मैंडी के सवाल पर वो लड़का विशाल हाँ में सिर हिलाता है तो मैंडी बोलती है, Then let me tell you, Vishal, that in New York City and mainly in the business world, the one and only cruel yet successful businesswoman is our boss, who is also known as Dark Phoenix in this world. उस लड़की के इस बात को सुन विशाल हैरान हो जाता है और आगे मैंडी से कुछ पूछता उससे पहले ही वहां का मैनेजर सबसे बिना कोई गलती के काम करने बोल चले जाते हैं जिस वजह से वो लड़का आगे कुछ पूछ नहीं पाता। वही इधर वो लड़का और डार्क फीनिक्स उस कैबिन में आ गए थे जहां उस लड़के ने साफ सफाई करवाया था। दोनों के अंदर आते ही वो लड़का कुछ बोलने को होता है कि उससे पहले ही डार्क फीनिक्स कोल्ड वॉइस में बोलती है, ईगल से बोलकर उस आरएल कंपनी को मिटा दिया है और आज शाम तक ये बात पूरे न्यूयॉर्क को पता चल जाएगी। डार्क फीनिक्स के बात को सुन वो लड़का हैरान हो गया और उसके मुंह से बस कुछ ही शब्द निकल पाए, क्या पर उसे इंस्ट्रक्शंस कब दिया आपने। एपिसोड 59 दिल के जज्बात। न्यूयॉर्क के एक बड़े से बिल्डिंग के ऊपर के आखिरी मंजिल में बने कैबिन में डार्क फीनिक्स कुर्सी पर बैठी अपने सामने खड़े लड़के को देख रही थी जो हैरानी से उसे देखे जा रहा था। वही उस लड़के की बात पर डार्क फीनिक्स एक क्रूल स्माइल अपने चेहरे पर लाकर बोली, मुझे किसी को बर्बाद करने के लिए वक्त की जरूरत नहीं है और कब इसका जवाब बस इतना है कि जब मैं यहाँ आने के लिए निकली तभी मैंने ईगल को फोन कर ये काम करने के लिए बोल दिया था। डार्क फीनिक्स की बात सुन वो लड़का एक गहरी सांस छोड़ बोला, पर बॉस आप ये बात जानती है ना कि अभी के लिए हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं करनी है, आप उस मकसद को पूरा तो होने देती।
उस लड़के की बात सुन डार्क फीनिक्स बोली, आशीष तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि चाहे मैं उस मकसद को बहुत साल बाद ही क्यों ना पूरा करूं, पर मेरे इस आइडेंटिटी को उस आइडेंटिटी से भी ज्यादा खुफिया रखना चाहती हूं, और चाहे जो हो जाए उस आइडेंटिटी के वजह से इस आइडेंटिटी या उस आइडेंटिटी की वजह से इस आइडेंटिटी को साथ में आने नहीं दूंगी। डार्क फीनिक्स की बात सुन वो लड़का आशीष ने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, अब चलिए मीटिंग खत्म कर लेते हैं, फिर आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। जिसके बाद वो दोनों उस कैबिन से निकल नीचे फ्लोर पर बने कॉन्फ्रेंस रूम में चले गए। ये बिल्डिंग असल में न्यूयॉर्क और साथ ही दुनिया का टॉप इन्वेस्टमेंट कंपनी जेएस ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ये कंपनी करीब 30 साल से चल रही है, पर इसकी पहुंच करीब 4 साल पहले से हुआ था, जिस वक्त इस कंपनी का मालिक बदला था। 4 साल पहले इस कंपनी का मालिक कोई और था, पर 4 साल पहले एक लड़की इस कंपनी की मालकिन बनी जिसे डार्क फीनिक्स के नाम से बुलाते थे। साथ ही आज तक डार्क फीनिक्स के बारे में किसी को कुछ भी सही से नहीं पता कि ये कैसी दिखती है और ना ही इसका असली नाम। पर कुछ लोगों का कहना है कि ये इलीगली बिजनेस करती है, जिस वजह से ये इतनी अमीर और पावरफुल बनी थी, पर आज तक इसे कोई प्रूव नहीं कर पाया था। वही एक सच सब जानते थे कि आज तक कोई भी डार्क फीनिक्स से उलझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हर कोई जानता था कि जो भी उससे उलझता था वो आज तक बच नहीं पाया था। जो भी उलझता या तो उसका बिजनेस खत्म हो जाता या उसका पूरा परिवार ही न्यूयॉर्क में कोई काम करने के लायक नहीं बचता। कुछ घंटे बाद आशीष और डार्क फीनिक्स कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आए, जिसके बाद आशीष बोला, बॉस अब आप जाए और थोड़ा आराम कर लीजिए। आशीष की बात पर डार्क फीनिक्स ने हाँ में सिर हिलाया और आशीष के साथ वहां से पार्किंग की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में नायक विला के गेस्ट रूम में चांदनी अपने बिस्तर पर बैठ कुछ सोचे जा रही थी कि तभी उसका फोन बजा तो उसने उसे उठाया। उसके फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, तुमने उस लड़की से उसके भाई के बारे में पता लगाया था, उसे अपने कब्जे ले लिया। दूसरी तरफ की बात सुन चांदनी बोली, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो इंडिया से बाहर गई है, इसलिए चाहकर भी मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। चांदनी की बात सुन दूसरी तरफ का शख्स गुस्से में बोला, चांदनी की इतना वक्त और लोगी क्या तुम्हें अपने पिता से प्यार नहीं है जो उन्हें जेल में सड़ने छोड़ दिया है। उस शख्स की बात सुन अब चांदनी को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से में ही बोली, देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ और अब इसमें मैं क्या करूँ, अगर वो देश से बाहर गई है तो। चांदनी की बात सुन वो शख्स बोला, हमें ये सब नहीं पता, बस इतना याद रखना कि तुम्हारे पिता अभी भी जेल में हैं। ये बोल दूसरी तरफ से फोन कट गया, जिसे देख चांदनी गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, मेरे पापा को बचाने की बात नहीं होता तो तुम लोगों से ये सब कभी भी नहीं सुनती। इसके बाद चांदनी एक गहरी सांस ली और खुद से बोली, बस अब प्रज्ञा जी अमेरिका से वापस आ जाए, फिर सब कुछ प्लान के हिसाब से कर दूंगी। फिर ऐसे ही 2 दिन निकल गए और इन 2 दिनों में साहिल बहुत ही बेचैनी महसूस कर रहा था, और ऐसी बेचैनी तो उसने यामिनी के उससे दूर रहने पर भी महसूस नहीं किया था। 2 दिन बाद सुबह का वक्त एक का नायक विला के सामने आकर रुका तो उससे एक लड़की बाहर आए और अपने लगेज को उसका से निकाल विला के अंदर की तरफ बढ़ गई। वो लड़की अंदर आए और इधर उधर देखने लगी, फिर खुद से धीरे से बोली, लगता है अभी तक कोई भी जगह नहीं है। ये बोल वो वहां से अपना लगेज लेकर ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और वो सीढ़ियों से होकर साहिल के कमरे के पास आए और धीरे से दरवाजा खोल अंदर गई। जब वो लड़की अंदर पहुंची तो उसने देखा कि अंदर बेड पर साहिल सो रहा था, जिसे देख उस लड़की के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आए और वो धीरे से बिना कोई आवाज किए अंदर आए और अपने लगेज बैग से एक कपड़े लेकर उस बैग को वही छोड़ बाथरूम में चली गई। उस लड़की के अंदर जाने के करीब 15 मिनट बाद साहिल जो बेड पर सो रहा था वो उठ गया और उबासी लेते हुए बेड से नीचे उतरा और कपबोर्ड के पास आकर अपना कपड़े लिया और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो बाथरूम का दूर खोल अंदर गया, फिर दूर को बंद कर बिना सोचे समझे सिंक के पास गया और ब्रश को मुंह पर रख शीशे को देखा तो अचानक साहिल जो अब तक थोड़ा बहुत नींद में था, अचानक वो पूरी तरह से होश में आया और आंखें बड़ी बड़ी कर देखने लगा। वही उसके पीछे एक लड़की पल्लू को अपने कंधों पर अस्त व्यस्त तरीके से लगाया था। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा थी, और जो लड़की बिना कुछ बोले विला के अंदर और साहिल के कमरे में आई थी वो भी प्रज्ञा ही थी जो अमेरिका से वापस आई थी। वही साहिल तो बस आंखें बड़ी बड़ी कर प्रज्ञा को देखे जा रहा था और उसका दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेजी से दौड़ रहा था। वो इसलिए था क्योंकि प्रज्ञा जिसने अभी अभी बाल धोकर नहाया था उसके बालों से पानी के बूंदे प्रज्ञा के बदन पर गिर रहे थे और उस साड़ी को आधा पहने हुए भी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वही प्रज्ञा का भी दिल बहुत ही जोर से धड़क रहा था क्योंकि साहिल के ऐसे अचानक आकर उसे इस अवस्था में देखने पर शर्मा रही थी, और साथ ही साहिल के उसे ऐसे आंखों में अजीब से एहसासों को लेकर देखते देख उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। पर साथ ही कहीं ना कहीं प्रज्ञा को साहिल को इतने दिन बाद देखकर एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। एपिसोड 60 साहिल का प्रपोजल वैलेंटाइन स्पेशल। साहिल तो प्रज्ञा में ऐसे खो गया था कि उसे ये भी ध्यान नहीं था कि प्रज्ञा ने साड़ी आधी ही पहनी थी और दोनों वॉशरूम के अंदर खड़े थे। वही प्रज्ञा को बहुत ही शर्मा रही थी, जिस वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी और बस अपने नजरें झुकाकर अपने दिल को संभाल रही थी। दोनों करीब 5 मिनट तक ऐसे ही खड़े थे और प्रज्ञा जो अब साहिल के ऐसे देखने पर थोड़ा ज्यादा ही बेचैनी महसूस कर रही थी वो बोली, साहिल जी क्या आप कुछ देर तक बाहर जा सकते हैं क्या, जिससे मैं साड़ी पूरी तरह से पहन सकूं। साहिल जो अब तक प्रज्ञा को देखने में खो गया था प्रज्ञा की बात सुन अचानक होश में आया, फिर वो थोड़ा एम्बारेस हुआ और बोला, सॉरी मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ अंदर थी। ये बोलते हुए वो अचानक रुक गया और प्रज्ञा को देख पूछा, वैसे प्रज्ञा तुम यहाँ कैसे, और तुमने बताया भी नहीं था कि आ घर आ रही हो। साहिल की बात सुन प्रज्ञा ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मैं आपको बताऊंगी पर क्या अभी आप बाहर जा सकते हैं, मैंने साड़ी सही से नहीं पहनी है। साहिल ने जब प्रज्ञा की बात सुनी तो वो कंफ्यूज हो गया, फिर उसे फ्लैश हुआ कि प्रज्ञा अभी भी आधी साड़ी पहने खड़ी थी।
वो जल्दी से बाथरूम से बाहर चला गया और उसके जाते ही प्रज्ञा ने एक गहरी सांस ली, फिर वो साड़ी के अच्छे से पहनने लगी। वही इधर कमर में साहिल बेड पर बैठ प्रज्ञा का बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर में प्रज्ञा बाहर आई तो साहिल ने देखा कि प्रज्ञा ने आज पर्पल साड़ी पहना है जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। साहिल उसे देख मुस्कुरा दिया, फिर वो प्रज्ञा को बेड पर इसके बगल में आकर बैठने का इशारा किया तो प्रज्ञा उसके बगल में जाकर बैठ गई। उसके बैठने पर साहिल कुछ पूछने को हुआ तो प्रज्ञा बोली, हम जानते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं। फिर वो उसे देख एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, मैं बता नहीं पाई थी कि मैं वापस आ रही हूँ और जब आई तो सब सो रहे थे, इसलिए किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए बिना किसी को पता चले रूम में आ गए। फिर वो अपनी नज़र नीचे कर बोली, और जब मैं अंदर आई थी तब आप भी सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको भी नहीं उठाया था। प्रज्ञा की बात सुन साहिल के होठों का मुस्कान पहले से भी घेरी हो गई और वो प्रज्ञा को देखते हुए बोला, ठीक है, आप थक गई होंगी तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। साहिल की बात सुन प्रज्ञा बोली, नहीं अभी मैं इतनी नहीं थकी हूँ, इसलिए मैं सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाकर सरप्राइज दे दूंगी। प्रज्ञा की बात सुन साहिल हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर वो कुछ बोलने वाला था कि तभी प्रज्ञा बोली, साहिल जी प्लीज माना मत कीजिए, मैं सबके लिए उनके मनपसंद खाने को बनाकर खिलाएं। साहिल जो अब तक मना करना चाहता था पर प्रज्ञा के इस बात को सुन वो भी चुप हो गया और ठीक है बोला, जिसके बाद वो फ्रेश होने चला गया और प्रज्ञा नीचे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई। कुछ देर बाद साहिल रेडी होकर रूम में कुछ सोच रहा था और खुद से बोला, पता नहीं इसे मेरा प्लान पसंद भी आएगा या नहीं। फिर वो एक गहरी सांस लेकर अलमारी के पास आया और उसे खोल उसमें एक ड्रायर ओपन किया जिसमें एक बॉक्स था, उसे देख वो आगे बोला, अब मुझे आज रात को ही प्रपोज करना पड़ेगा। फिर साहिल कुछ सोच अपने फोन को लेकर हरीश को कॉल किया और उसे कुछ बताकर फोन कट किया और वहां से नीचे की तरफ चला गया। वही इधर नीचे सब उठ गए और अपने के लिए तैयार होने लगे और सरिया जी उठकर किचन में आई तो वहां प्रज्ञा को देख हैरान हो गई और हैरानी प्रज्ञा को दिखने लगी। वही प्रज्ञा उन्हें देख खुश हो गई और उन्हें गले लगाकर बोली, माँ आप कैसी हैं, आपको बहुत मिस किया मैंने। सरिता जी जो प्रज्ञा को देख हैरान थे वो अब होश में आए और प्रज्ञा को देख पूछी, बेटी जब आप आ रही थी तो बताया क्यों नहीं, और आपका बाय और काम पूरा हो गया ना, फिर जाने की जरूरत नहीं है ना। सरिता जी को ऐसे नॉन स्टॉप सवाल पूछते देख मुस्कुरा दी और बोली, नहीं माँ ऐसी कोई बात नहीं है, हमें अब फिर जाने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो आप बताएं आप कैसी हैं। ऐसे ही दोनों बात करते हुए खाना जो आधे से ज्यादा बन गया था उसे पूरा कर डाइनिंग टेबल पर रखने लाने लगे। कुछ ही देर में अब खाना खाने नीचे आए तो प्रज्ञा को वापस घर में देख सब खुश हो गए और सबने उससे हाल चाल पूछा और काम के बारे में पूछा और ऐसे ही सबने ब्रेकफास्ट खत्म लिया, जिसके बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। वही साहिल काम पर जाने से पहले प्रज्ञा के पास आया जो डाइनिंग टेबल से किचन में रखने जा रही थी, तो साहिल ने उसे रोक बोला, प्रज्ञा रुको, तुमसे कुछ बात करनी थी। साहिल के पूछने पर प्रज्ञा बोली, साहिल जी आप ऐसे पूछ क्यों रहे हैं, पूछिए जो पूछना है या बात करनी है। प्रज्ञा की बात पर साहिल बोला, वो अभी नहीं, आज शाम को, और आप जो कबर्ड में एक साड़ी रखा है जिसमें रेडी हो जाएगा और प्लीज 6 तक रेडी रहिएगा। साहिल की बात सुन प्रज्ञा कंफ्यूज हो गई पर वो कुछ पूछती उससे पहले ही साहिल ऑफिस के लिए निकल गया था। शाम तक साहिल ने अपना सारा काम खत्म कर लिया और प्रज्ञा ने भी घर के सारे काम जल्दी से खत्म कर रेडी होने चली गई। करीब 6 बजे प्रज्ञा तैयार होकर नीचे आई तो नीचे साहिल पहले ही एक ब्लैक टक्सीडो में तैयार खड़ा था और वही जब साहिल की नजर प्रज्ञा पर पड़ी वो झमसा लगा, क्योंकि प्रज्ञा एक रेड अनारकली सूट पहने, खानों में झुमके और गले पर एक प्यारा सा नेकलेस जिसमें वो भला की खूबसूरत लग रही थी, जिसे कोई भी देखे तो दीवाना हो जाए। वही साहिल को देख प्रज्ञा भी उसी में खो गई थी और दोनों एक दूसरे में खोए हुए बहुत पास आ गए थे, जिसका उन्हें खुद पता नहीं था। तभी प्रज्ञा के पीछे से कोई खासा तो दोनों हड़बड़ा गए और एक दूसरे से थोड़े दूर होकर खड़े हुए तो सरिता जी जो अभी आई थी वो दोनों को देख बोली, आज तुम दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे, पर तुम दोनों जा कहाँ रहे हो, बताया नहीं। सरिता जी बात सुन साहिल बोला, माँ प्रज्ञा को बाहर खाने के लिए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि जब से शादी हुई हम इन्हें कहीं लेके नहीं गए, बस इसीलिए। साहिल की बात सुन सरिता जी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और जल्दी से दोनों को वहां से बाहर भेजते हुए बोली, अगर ऐसी बात है तो अभी तक यहाँ कर रहे हो, दोनों जाओ, जल्दी जाओ। सरिता जी उन्हें बाहर छोड़ अपना ख्याल रखने बोल अंदर चली गई, जिसके बाद साहिल ने प्रज्ञा को काम में बिठाकर खुद भी बैठ वहां से चले गए। पूरे वक्त दोनों शांत थे, क्योंकि ये तरफ साहिल कैसे प्रपोज करना है ये सोच रहा था और दूसरी तरफ प्रज्ञा खुश थी साहिल के उसे बाहर ले जाने से। कुछ ही देर में का एक फार्म हाउस जैसे जगह पर रुकी और साहिल ने प्रज्ञा को बाहर आने बोल ड्राइवर को सुबह आने बोल प्रज्ञा के पास आया। प्रज्ञा ये सब समझ पाती इससे पहले ही साहिल ने उसके आंखों पर हाथ रख प्रज्ञा के खानों के पास आकर बोला, मैं तुम्हें सहारा देकर अंदर ले चलूंगा, तब तक आंखें मत खोलना। इसके बाद साहिल उसे कुछ दूर ले आया, फिर धीरे से प्रज्ञा के आंखों के ऊपर से हाथ हटाया और इसके सामने जाकर खड़ा हुआ। साहिल के हाथ हटते ही प्रज्ञा ने अपने आंखें खोली तो सामने साहिल खड़ा था, जिसे देख वो कुछ पूछने को हुई पर उससे पहले गाने का ट्यून शुरू हुआ, जिसके होते ही साहिल ने गाना शुरू किया। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। वही साहिल को ऐसे गाता देख प्रज्ञा बस खोए हुए उसके गाने को सुनने लगी और साहिल के आंखों में देखने लग गई। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं, गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं, मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, आजा तेरा आंचल ये प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं,
खुशियां जहां भर की, तुझको नजर कर दून, तुझको नजर कर दून, तू ही मेरा जीवन, तू ही जीने का सहारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।